सोचिए दुनिया के सबसे बड़े टेक सीईओ एक भव्य मंच पर खड़े हैं। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही है और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अपने हाथ कहाँ रखने हैं। सुनने में एकदम किसी कॉमेडी शो का सीन लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये कोई मजाक नहीं था। ये हाल ही में नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का बिल्कुल असली नजारा था। बाहर से देखने पर मतलब ये आयोजन भारत को एक ग्लोबल एआई महाशक्ति बनाने का एक बहुत ही शानदार प्रयास लग रहा था। हाँ, एक वैश्विक लीडर को रूप में पेश करने की कोशिश थी। सही कहा, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की कहानी कुछ और ही है। आज की इस गहन चर्चा का आधार आरएमएन न्यूज में छपी पत्रकार राकेश रमन की एक बेहद अहम रिपोर्ट है। हम इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य उन बड़े बड़े दावों और उनके पीछे की जो असल जमीनी हकीकत है उसके बीच के अंतर को समझना है। रिपोर्ट में कई ऐसे विवादों का जिक्र है जो भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज के इस अध्ययन में हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या उसका विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। रिपोर्ट में कई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से केवल उन तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस मूल रिपोर्ट में सामने आई हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, हमारा काम सिर्फ जानकारी सामने रखना है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नई दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में इस समिट का आयोजन हुआ था। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेक जगत के सबसे बड़े नाम मौजूद थे। अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, गूगल डीप माइंड के डेमिस हसाबिस, मेटा के अलेक्जेंड्रा वैंग और सर्वम के प्रत्यूष कुमार। एक बहुत ही हैवीवेट पैनल था वो। बिल्कुल, और योजना ये थी कि सभी एक साथ हाथ ऊपर उठाकर एकजुटता का संदेश देंगे, जिसे उन्होंने यूनिटी हैंड रेस कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे आयोजन को एक बहुत ही अजीब स्थिति में डाल दिया। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि मंच पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदई भी मौजूद थे। और जब हाथ पकड़कर ऊपर उठाने की बारी आई तो इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने हाथ पकड़ा ही नहीं, इसके बजाय उन्होंने बहुत ही असहज तरीके से बस अपनी मुट्ठियां हवा में उठा ली। और इसके बाद ऑल्टमैन का जो बयान आया वो तो और भी चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के अनुसार ऑल्टमैन ने साफ शब्दों में कहा, मैं थोड़ा उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। मोदी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर कर दिया। मुझे लगा कि ये ओपन क्लॉक है। अब सुनने वालों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ये ओपन क्लॉक क्या है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सच कहूं तो उसका सच में कोई मतलब नहीं बनता। शायद वो ओपन लॉक कहना चाह रहे थे या ये बस उस अजीब स्थिति की घबराहट थी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक असहजता नहीं थी। तो फिर क्या था? ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ऑल्टमैन और अमोदई के बीच की ये जो दूरी है ना, ये दरअसल ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच चल रही उस गहरी व्यावसायिक दुश्मनी को दर्शाती है। सुनने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि डारियो अमोदई पहले ओपन एआई में ही काम करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन सुरक्षा और एआई के भविष्य को लेकर उनके बीच विवाद हुआ, जिसके कारण उन्होंने कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की प्रतिद्वंदी कंपनी एंथ्रोपिक शुरू कर ली। ओह, तो ये सिर्फ दो अनजान लोगों का हाथ न पकड़ना नहीं था, बल्कि दो सबसे बड़े राइवल्स को एक साथ एक ही मंच पर खड़ा कर दिया गया था। बिल्कुल, और एंथ्रोपिक पहले भी ओपन एआई के खिलाफ व्यंग्यात्मक मार्केटिंग अभियान चला चुका है। ऐसे में उन्हें एक मंच पर लाकर हाथ पकड़वाने की कोशिश करना आयोजनकर्ताओं की बहुत बड़ी नासमझी दिखाता है। हाँ, मतलब किसी ने अपना होमवर्क नहीं किया था। एकदम सही। ये घटना साबित करती है कि वैश्विक मंचों पर जब हम सॉवरन एआई और एकजुटता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो इन कॉर्पोरेट वास्तविकताओं के सामने कितनी खोखली साबित होती है। एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले ये सॉवरन एआई क्या है? आसान भाषा में कहें तो क्या इसका मतलब अपना खुद का स्वदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होना है? हाँ, एकदम सही। सॉवरेन एआई का मतलब है कि किसी देश के पास अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपना डेटा हो, अपनी कंप्यूटिंग पावर और अपने खुद के मॉडल्स हों, ताकि उसे विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े। जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल, ये किसी भी देश की डिजिटल आजादी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मंच पर जो हुआ वो दिखाता है कि हम सॉवरेन एआई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन निर्भर उन्हीं विदेशी कंपनियों पर हैं जो आपस में ही लड़ रही हैं।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो अव्यवस्था मंच पर दिखी वो जल्द ही मंच से उतरकर पूरे आयोजन स्थल पर भी फैल गई। एक ऐसा आयोजन जिसे भारत को टेक सुपर पावर साबित करने के लिए 5 दिनों के भव्य कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया था, वो कुछ ही घंटों में बुनियादी लॉजिस्टिक विफलता का शिकार हो गया। कुछ ही घंटों में? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल लीडर्स को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। देखिए, जब हम एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनने का दावा करते हैं तो बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी विश्वसनीयता की सबसे पहली कसौटी होता है। इस समिट को G20 स्तर का बताया गया था। बहुत बड़ा दावा था। लेकिन भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण वीआईपी मेहमानों के लिए नेटवर्क बनाना या आपस में बातचीत करना लगभग असंभव हो गया। और सबसे शर्मनाक बात यह रही कि आयोजन स्थल पर पानी और भोजन जैसी बुनियादी चीजों की भारी कमी हो गई थी। सिर्फ खाने पीने की ही बात नहीं है, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी कि एक्सपो फ्लोर से कंपनियों के स्टॉल से सीधे उनके उत्पाद ही चोरी हो गए। ये सुन के कोई भी हैरान रह जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चूक थी। और जाहिर है, जब इतने बड़े स्तर पर अव्यवस्था होगी तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तीखी ही होंगी, है ना? हाँ, और रिपोर्ट में इस पर काफी विस्तार से बात की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस पूरे आयोजन को एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा करार दिया। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आरोप भी लगाया कि इस अराजकता की आड़ में भारतीय डाटा बिक्री के लिए उपलब्ध है। रिपोर्ट में विपक्ष के इन बयानों को काफी जगह मिली है। और जैसा कि हमने पहले कहा, हम इन राजनीतिक विचारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस रिपोर्ट के तथ्य बता रहे हैं। बिल्कुल। अब चाहे कोई इन राजनीतिक बातों से सहमत हो या ना हो, एक बात तो साफ है कि एआईएफ भारत में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। और विदेशी निवेशकों की नजर में इस तरह की जो लॉजिस्टिक विफलताएं हैं, वो भारत की तकनीकी क्षमता पर सीधे सवाल उठाती हैं। और छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात सिर्फ यही नहीं रुकी। अगर हमारे लॉजिस्टिक फेलियर पर सवाल उठ रहे थे, तो हमारे नवाचार यानी इनोवेशन पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगा इस आयोजन में। वो गलबर्टिया यूनिवर्सिटी वाला मामला। हाँ, इस समिट का सबसे बड़ा विवाद तो वो स्कैंडल रहा जिसने मेक इन इंडिया के दावों की पोल खोलकर रख दी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक्सपो में ओरियन नाम का एक रोबोट कुत्ता पेश किया। इसे घरेलू नवाचार और स्वदेशी तकनीक का एक शानदार उदाहरण बताया जा रहा था। लेकिन जल्दी सच्चाई सामने आ गई। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि ये कोई स्वदेशी आविष्कार था ही नहीं। तो क्या था वो? ये असल में चीन में बड़े पैमाने पर बनने वाला यूनिटी गो2 नाम का रोबोट था। और ये कोई ऐसी सीक्रेट तकनीक भी नहीं थी जिसे हासिल करना मुश्किल हो। ये ऑनलाइन बिकता है, मतलब कोई भी खरीद सकता है। हाँ। जब इस बात के वीडियो सबूत सामने आए कि यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि इस चीनी हार्डवेयर को अपना बताकर पेश कर रहे हैं, तो आयोजकों को तुरंत उस स्टॉल को खाली करवाना पड़ा। यह घटना कितनी शर्मनाक रही होगी। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने मंत्री अश्विनी वैष्णव पर इस झूठ को फैलाने और इसे भारतीय उपलब्धि बताने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने यह भी बताया कि चीनी मीडिया इस घटना को बेशर्मी बताकर भारत का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर हमारे विश्वविद्यालय ऐसा करते क्यों हैं? दूसरों की तकनीक पर अपना ठप्पा लगाने की नौबत ही क्यों आती है? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये जो ओरियन स्कैंडल है, ये भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के एक बहुत बड़े पहचान के संकट को उजागर करता है। मतलब एक आइडेंटिटी क्राइसिस? बिल्कुल। असल में हमारे विश्वविद्यालयों पर लगातार ये दबाव होता है कि वह कुछ नया और स्वदेशी दिखाएं, लेकिन उन्हें असली अनुसंधान के लिए जरूरी फंड और संसाधन नहीं मिलते। नतीजतन असली तकनीकी विकास की जगह सिर्फ पीआर और मार्केटिंग ले लेती है। शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग। हाँ, जब एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में स्थानीय नवाचार की कमी को छिपाने के लिए विदेशी हार्डवेयर का सहारा लेना पड़े, तो ये साफ दिखाता है कि तकनीक की दुनिया में आप सिर्फ लेबल बदलकर महाशक्ति नहीं बन सकते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हमारे विश्वविद्यालय दूसरों की तकनीक पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमारी लाखों की संख्या वाली असली आईटी वर्कफोर्स आखिर कर क्या रही है? क्या भारत का आईटी सेक्टर सच में एआई की इस दौड़ में पिछड़ रहा है? क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आईटी वर्कफोर्स है। ये सवाल बहुत सटीक है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारतीय आईटी उद्योग आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है।
90 के दशक और 2000 की शुरुआत से हमारा आईटी सेक्टर मुख्य रूप से बॉडी शॉप मॉडल पर चल रहा है। बॉडी शॉप मॉडल, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। बॉडी शॉप मॉडल का मतलब है लेबर इंटेंसिव काम, यानी अमेरिका या यूरोप की जो बड़ी कंपनियां अपना काम सस्ते में करवाना चाहती थी, जैसे बेसिक कोडिंग हो गई, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो गया या कॉल सेंटर का काम, वो उन्होंने भारत को आउटसोर्स कर दिया। अच्छा, मतलब हम उनका बैकएंड संभाल रहे थे। बिल्कुल। हमारी ताकत हमारा सस्ता और भारी मात्रा में उपलब्ध मानव संसाधन था। हम दुनिया के बैक ऑफिस बन गए। लेकिन अब जनरेटिव एआई के आने से उद्योग इस पुराने मॉडल से बाहर निकलकर एआई आधारित सेवाओं में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बेसिक कोडिंग अब एआई खुद कर सकता है। तो अब उस सस्ती लेबर की उतनी जरूरत नहीं रही। सही कहा। लेकिन आरएमएन डिजिटल की जो रिपोर्ट है वो इस बदलाव को लेकर बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्थानीय स्तर पर एआई का विकास लगभग शून्य है। बड़े बड़े एआई मॉडल बनाना तो दूर की बात है, पेशेवर लोग चैट जीपीटी, को पायलट और जेमिनी जैसे जैसे साधारण टूल्स का इस्तेमाल करने में भी संघर्ष कर रहे हैं। 1 मिनट, शून्य? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हम आए दिन बैंगलोर और हैदराबाद के स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी ओरिजिनल एआई पर काम नहीं कर रहा है? ये एक बहुत ही जायज संदेह है आपका। जाहिर है कुछ बेहतरीन स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो अपने स्तर पर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एक पूरे इकोसिस्टम या राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़े स्केल पर। हाँ, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि जब हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल एआई हब बनने का दावा करते हैं, तो उस स्तर का कोर इनोवेशन, जैसे अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाना, वो व्यापक रूप से नहीं हो रहा है। तकनीकी साक्षरता का ये जो बुनियादी अभाव है, वो बताता है कि हमारी इतनी बड़ी डेटा पावर बर्बाद हो रही है, क्योंकि वर्कफोर्स अभी भी उसी पुराने सर्विस मॉडल में ही फंसी हुई है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गहरी समस्या है और इसी से जुड़ी एक और अहम रिपोर्ट का जिक्र है इस चर्चा में, स्मोक स्क्रीन 2026। इसके निष्कर्ष तो और भी गंभीर है। इसमें कहा गया है कि ये जो पूरा एआई हाइप या एआई की हवा बनाई जा रही है, ये दरअसल चुनाव में हेरफेर करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। हाँ, इस रिपोर्ट का तर्क ये है कि स्मोक स्क्रीन यानी एक धुएं का पर्दा बनाया जा रहा है। सरकार एक असाधारण क्षमता का नैरेटिव बनाकर आधुनिकीकरण का ऐसा छलावा पैदा कर रही है जो जमीनी स्तर पर नवाचार की कमी को छुपा ले। मतलब दिखाना कुछ और, असल में होना कुछ और। एकदम। इस माहौल में एआई कोई तकनीकी लक्ष्य नहीं रह गया है, बल्कि जनता को लुभाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं, एक राजनीतिक पर्दा बन गया है। और जब बात तकनीकी विकास और एआई की हो रही हो, तो वहां नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठना लाजमी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में एक नेता की जटिल विषयों को समझने और उन पर चर्चा करने की क्षमता सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाती है। बिल्कुल जुड़ जाती है। सुनने वालों के लिए बता दें कि क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक का वो अगला स्तर है जो मौजूदा सुपर कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना तेज गणनाएं कर सकता है। अगर कोई देश इसमें आगे निकल गया तो वो दुनिया भर के साइबर सुरक्षा सिस्टम को कुछ ही मिनटों में तोड़ सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक राष्ट्र प्रमुख के लिए इन तकनीकों की बुनियादी समझ होना आज के समय में सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की बौद्धिक क्षमता को लेकर विपक्ष ने सीधा हमला बोला है। आलोचकों का मानना है कि बिना स्क्रिप्ट के आधुनिक विषयों पर बात करने में असमर्थता नेतृत्व की कमजोरी को दर्शाती है। हाँ, और रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के उस अपनी डिग्री दिखाओ अभियान का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है, जहां प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठाते हुए उन्हें अशिक्षित तक कहा गया। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प स्टैचू घटना का भी उल्लेख है। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात। जी, आलोचक ये बार बार याद दिला रहे हैं कि पिछले 12 सालों में मोदी जी ने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक मूर्ति की तरह बैठे रहे और उनके सहायकों ने सवालों को संभाला। टेलीप्रॉम्प्टर पर पूरी तरह निर्भरता और टूटी फूटी अंग्रेजी के दावों को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि वो खुले मंचों पर बिना तैयारी के संवाद नहीं कर सकते। यहाँ ये देखना जरूरी है कि अनपढ़ गवार बनाम एआई दूरदर्शी का ये जो राजनीतिक नैरेटिव चल रहा है, वो उस देश के लिए गहरा संकट पैदा कर रहा है जो विश्व स्तर पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। सही बात है।
जब आपके पास अपनी तकनीक नहीं होती है तो आलोचकों के अनुसार सरकार सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी बटोरने के लिए विदेशी उत्पादों और पीआर इवेंट्स पर जनता के अरबों रुपए खर्च कर देती है। और जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया था, इस पूरी चर्चा में हमारा उद्देश्य इन राजनीतिक आरोपों को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि कैसे एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीक आज भारत में एक राजनीतिक और कूटनीतिक युद्ध का मैदान बन गई है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष अगर हम निकालें तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं की नींव में मौजूद गहरी दरारों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। जिसे एक ग्लोबल लॉन्च पैड के रूप में पेश किया गया था, वो एक तरह का थिएटर ऑफ द एब्सर्ड साबित हुआ। सच में, जहां ग्लोबल सीईओज मंच पर भ्रमित हैं, स्वदेशी नवाचार के नाम पर चीनी रोबोट दिखाए जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक बहुत ही डेटा समृद्ध राष्ट्र है। हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये देश एक हाईटेक इल्यूजन या कहें तो एक छलावे में फंसा हुआ है। एक मृग तृष्णा जैसी स्थिति है। बिल्कुल, एक ऐसा भ्रम जहां बाहर से बहुत तरक्की दिखती है लेकिन अंदर खोखलापन है। जब तक देश में बुनियादी तकनीकी साक्षरता नहीं आती, जब तक हम पीआर और खोखली बयानबाजी से बाहर निकलकर सच्चे अनुसंधान में निवेश नहीं करते, तब तक ये एआई महत्वाकांक्षाएं सिर्फ हवाई बातें ही रहेंगी। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। अक्सर लोगों को लगता है कि बड़े आयोजन ही सफलता की निशानी है, लेकिन ये सिर्फ एक समिट के फेल होने की कहानी नहीं है। ये सोचने का विषय है कि एक मजबूत डिजिटल भविष्य बनाने के लिए सिर्फ चमक दमक और मार्केटिंग की नहीं, बल्कि पारदर्शी और ठोस बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो उस पर एआई के महल कैसे खड़े होंगे? और इन सब बातों पर गौर करने के बाद इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। मैं चाहूंगा कि लोग जरा इस पर गहराई से विचार करें। जी बताइए। अगर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी वर्कफोर्स एआई के इस नई युग में खुद को तकनीकी रूप से सक्षम नहीं बना पाती है और हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए विदेशी हार्डवेयर और टूल्स पर ही निर्भर रहते हैं, तो क्या भविष्य में डेटा की एक कमी और तकनीकी पिछड़ापन एक नए तरह के डिजिटल उपनिवेशवाद को जन्म देगा? डिजिटल कॉलोनियलिज्म। हाँ, एक ऐसा भविष्य जहां शक्तिशाली देश हमारी जानकारी, हमारे डेटा और हमारे बाजार दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे और हम सिर्फ उनके उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम महज डेटा पैदा करने वाली एक खदान बनकर रह जाएंगे, या हम उस डेटा का इस्तेमाल कर अपना खुद का भविष्य लिखेंगे? इस गंभीर सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप तकनीक से जुड़ा कोई बड़ा दावा सुनेंगे तो सिर्फ उसकी चकाचौंध को नहीं, बल्कि उसके पीछे की जमीनी हकीकत को भी टटोलने की कोशिश जरूर करेंगे।